हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आरएस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपने टेक्निकल में चार्ज, तो वो जो टॉपिक चल रहा है अपना चार्ज, उसी क्रम में आगे अपन बात करते हैं। चार्ज में अपन ने चार्ज की गणना तक पढ़ लिया था अपन ने। आज देखेंगे चार्ज के आगे जो है वो क्या है क्या नहीं है। इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे चार्ज की जो गणना की जाती है वो किससे की जाती है, चार्ज को जो मापते हैं वो किससे मापा जाता है। तो आवेश की गणना विद्युतदर्शी नाम का एक यंत्र होता है मित्रों, विद्युतदर्शी जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप से की जाती है। ठीक है मित्रों, इनका आवेश की गणना जो है इलेक्ट्रोस्कोप से की जाती है। ठीक है, अब आवेश के मात्रक की बात करते हैं अपन। आवेश का मात्रक क्या होता है? आज अपना जो आवेश का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। आवेश का मात्रक यहां पे देखते हैं। तो मित्रों, एक तो सीजीएस मात्रक होता है और एमकेएस मात्रक होता है। तो यहां पे लिखेंगे अपन एसआई या एमकेएस मात्रक। ये तो होता है आवेश का कूलाम। आवेश का सीजीएस या एमकेएस एसआई या एमकेएस पद्धति में अगर मात्रक देखें तो वो होता है कूलाम। उसी क्रम में अपन सीजीएस, अगर इसका सीजीएस मात्रक देखें तो ये होता है मित्रों ESU, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी कि अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछे तो ESU होता है, और ये इसकी फुल फॉर्म कई बार आती है मित्रों एग्जाम में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESU, है ना। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब यहां से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने। क्वेश्चन ये बनते हैं मित्रों कि अगर ये पूछ ले कि एक कूलाम बराबर कितने ESU होते हैं, तो यहां पे होते हैं 3 × 10⁻⁹ ESU। इसी में अगर उल्टा करके ये पूछ ले कि एक ESU बराबर कितना होगा, फिर एक ESU, तो इसका भाग लगा देंगे इसमें उल्टा करके एक में, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है मित्रों, ये एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है, और एक ESU की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर 3 × 10⁻−10 कूलाम होता है। एक आता है मित्रों आवेश का मात्रक की फैराड भी होता है। फैराडे आवेश का मात्रक फैराडे, तो फैराड ये आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक। और एक सुना होगा तुमने कैपेसिटर, वो होता है फैराड, कैपेसिटर का मात्रक होता है ये। इनमें कंफ्यूजन मत होना। फैराडे तो होता है आवेश का मात्रक और फैराड होता है कैपेसिटर का मात्रक। ठीक है मित्रों, यहां पे कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है एक फैराड बराबर कितना होता है। एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। तो मित्रों, ये तो छोटी सी जानकारी थी। चार्ज की गणना किससे की जाती है? इलेक्ट्रोस्कोप से, इनके विद्युतदर्शी यंत्र से की जाती है। आवेश का मात्रक जो होता है एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है, और सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक ESU होता है, और ESU की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होती है। ठीक है, एक कूलाम की वैल्यू पूछे तो ESU में इतनी होगी, और एक ESU की वैल्यू पूछे तो फिर इसका भाग एक में लगा देंगे और ये इसका मान ही आ जाएगा। फैराडे जो होता है आवेश का मात्रक होता है, फैराड कैपेसिटर का मात्रक होता है, और एक फैराड बराबर होता है 96,500। ठीक है मित्रों, अब इसी क्रम में कूलाम का नियम देखते हैं मित्रों। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम के नियम ने कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया था। इसने ये बताया था कि जैसे मान लो कोई दो पिंड हैं,
ठीक है, इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर r हो, ठीक है मित्रों, यानी कि ये दो कोई पिंड है जिसका चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स जो होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। इसको आगे अपन और करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से अपन चार चीजों की फाइंड, ये जो होता है कूलाम का कांस्टेंट होता है K बराबर होता है यहां पे नियतांक, और इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये K का मान होता है मित्रों, ठीक है। लागू होता है कूलाम का नियम स्थिर वैद्युतिक प्रभाव में लागू होता है, और ये अपन ने पढ़ा दिया मित्रों, स्थिर वैद्युतिक प्रभाव में लागू होता है। एक बार मित्रों ये भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नियम है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो रूल हो, तो वो भी इस गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वहां पे भी यही होता है, यानी कि दो द्रव्यमान है m1 और m2 के, और जिनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है ना, और ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है मित्रों। तो ये सेम इसकी तरह कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह, यानी कि कूलाम्स का जो लॉ होता है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही कार्य करता है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं अभी से। हाँ मित्रों, अब देखिएगा यहां पे कूलाम का जो फोर्स होता है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से अपन ये देखने को मिल रहा है कि ये देखो, चार्ज के गुणनफल के समानुपाती, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, यानी कि ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा देखें, आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है K, यानी कि उसके इन दोनों के बीच का जो माध्यम है, इन दोनों के बीच में हवा भरी, यानी कि एयर भरी हुई है, या फिर इन दोनों को पिंड के बीच में केरोसिन में डुबा रखा है, या फिर पानी में डुबो, जो भी इसमें, या फिर ऑयल में डुबा रखा है, तो वो विद्युतशीलता पे डिपेंड करता है कि बीच में कौन सा माध्यम भरा हुआ है, ठीक है मित्रों। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा, इस तरह से भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे अपन ये देखते हैं, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है मित्रों। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है ये होता है विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर होता है विद्युतशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी, और इसको शायद इंग्लिश में याद रखना ज्यादा बेटर होता है, विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी। अब यहाँ पे ये दो प्रकार की होती है मित्रों, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये इसका फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, अब कभी कभी डायरेक्ट इसकी भी वैल्यू पूछ लेते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पे लिखेंगे अपन हवा या निर्वात में इसका मान ये होता है मित्रों 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये इसका मात्रा होता है हवा या निर्वात में। उसी प्रकार से एप्सिलॉन r ये होता है सापेक्ष विद्युतशीलता, और उसी प्रकार से हवा या निर्वात में भी इसका मान, इसका मान अगर ज्ञात करें,
हवाया निर्वात में इसका मान 1 होता है मित्रों, 1 या 1 से अधिक। ठीक है मित्रों, तो इसका जो हवाया निर्वात में और इसका जो फेरेड प्रति मीटर है इसका मात्रक होता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है विद्युतशीलता परमिटिविटी, और एप्सिलॉन को भी अगर आगे डेराइव करें अपन तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब ये तो होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता, हवाया निर्वात में इसका मान 8.85 × 10⁻12 फेरेड प्रति मीटर होता है। उसी क्रम में एप्सिलॉन r जो होता है वो होती है सापेक्ष विद्युतशीलता, और हवाया निर्वात में भी इसका मान 1 या 1 से अधिक होता है। तो ये भी अपन को मित्रों ध्यान रखने की बात होती है। इसका अगर फॉर्मूला यहां पे अपन ने K का जो मात्रक निकाला था, K बराबर जो था अपना वो वैल्यू आई थी अपने K = बराबर 9 × 10⁻⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो मित्रों अगर डायरेक्ट इसका पूछ ले कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां पे ये भी पूछ सकता है। ठीक है मित्रों, तो दो चीजें ध्यान में रखना कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है क्योंकि यहां पे व्युत्क्रमानुपाती में आ रहा है। हाँ मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो देखेंगे कूलम के नियम की कुछ सीमाएं, यानी कि कूलम के नियम की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। ठीक है मित्रों, कूलम का नियम भी हर कहीं पे लागू नहीं होता है। कूलम का नियम जैसे अपने पास में दो चार्ज है और दोनों चार्ज को बहुत ज्यादा नजदीक लेके आएंगे तो वहां भी कूलम का नियम अप्लाई नहीं होता है। दो चार्ज की जो डिस्टेंस है उसको अगर ज्यादा कर दिया जाएगा तो वहां पे भी कूलम का नियम लागू नहीं होता है। तो देखते हैं उसी क्रम में कूलम के नियम की सीमाएं। पहला है, इसमें दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है, यानी कि दो चार्ज हैं और उन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है मित्रों उसको अगर 10⁻15 मीटर, अब देखिए कितनी कम होगी, बहुत कम हो जाती है। 10⁻15 मीटर से भी अगर से कम हो तो वहां पर भी कूलम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा देखेंगे, कूलम दो आवेशों के बीच की दूरी अत्यधिक होने पर, अगर दो चार्ज के बीच की दूरी ज्यादा है तो वहां पर भी कूलम का नियम लागू नहीं होता है। आकार व भार पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए चार्ज का आकार क्या है, उसका वेट कितना है, इस पर कूलम के नियम को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कूलम का नियम का फॉर्मूला यही होता है ना, F बराबर K Q1 Q2/r²। इनको तो इस चीजों पर मतलब है, बाकी से कोई मीनिंग नहीं है। उसका वेट कितना है, उसका भार कितना है, इसके कोई मतलब नहीं है। यह केवल बिंदु आवेश, मित्रों ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था परीक्षा में, यह केवल पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ कूलम के नियम की लिमिटेशंस हैं जो कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछे तो इस फॉर्मूले से अगर ये पूछ ले कि कूलम के, अगर फॉर्मूला है अपने पास में F बराबर K Q1 Q2/r², ये पूछ ले कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, दोनों के बीच जो दो चार्जर हैं, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को अगर आधी कर दें तो फिर बल कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां पे अगर इसको आधी करें, बाकी को कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। F बराबर इसको आधी करेंगे यानी कि 1/2 करेंगे, 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा F बराबर, ये एक 4 हो जाएगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि बल कितना हो गया, 4 गुना हो गया पहले की अपेक्षा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें चार्ज में बना सकता है फॉर्मूले में, कि जब एरिया भी दे सकता है, उसकी त्रिज्या दे सकता है, सर्कल बना के कुछ भी दे सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये तो कुछ कूलम के नियम की लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मित्रों अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पे देखिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है E बराबर F/Q। अब इस फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बनाते हैं मित्रों। जैसे मान लो इसका मान मैंने 1 ले लिया मित्रों, जिसको बोलेंगे इकाई। ठीक है, अब यहां पे अगर 1 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ना। तो इसका जो परिभाषा बनेगी, डेफिनेशंस बनेगी, वो बनेगी इनके इकाई आवेश पर लगने वाला बल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इकाई चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसको लिखेंगे अपन, तो इसकी जो परिभाषा मित्रों ये बनेगी कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
ठीक है मित्रों, इसका मान अगर 1 रख देंगे तो ये फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, तो लिख लो यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। अब मित्रों अगर इसमें अपन इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात करें तो यहां पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका तो मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इसका क्या होता है कूलम, तो इसका मात्रक क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आज अपना जो चार्ज वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया, और नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो भी होगा जो। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।